डूज एंड डोंट्स की बात आप कर रही थी, वो क्या होता है? डूज एंड डोंट्स में आप वेजिटेरियन है कि नहीं है। अच्छा, मतलब वाइफ स्वैपिंग अगर कर रहे हैं, हाँ, तो सामने वाले से आप पूछते हो कि अबे खानदान का बैकग्राउंड क्या है। 7 months प्रेग्नेंट लेडी का आप कह रहे हो कि उसके वाइफ स्वैपिंग में जो है। हाँ, और 2 बेटियां पैदा कर चुकी है। वो 2 बेटी किसके लिए पैदा कर चुकी है? घर का चश्मो चिराग आए, वंश आगे बढ़े। अच्छा। अब तीसरी बार प्रेग्नेंट है ताकि बेटा हो जाए। और उस हालत पे भी वो दूसरे के पास जा रही है। उन जब कपल्स को पता चला कि स्टोरी ऑन एयर जाने वाली है, तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी। अच्छा। और उस चिट्ठी में लिखा कि हमें आपका नाम तो नहीं पता है असली, लेकिन आपका फोन नंबर हमारे पास है, और वो फोन नंबर लिख करके हम सुसाइड कर लेंगे अगर हमारा कुछ भी आइडेंटिटी रिवील हुई तो। अच्छा, घर परिवार का डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली खानदानी परिवार। अच्छा। एक ऐसी जिस्म की मंडी में पत्नी को ले जा रहे हैं जहां उसकी कीमत नहीं लगती और बदले में अपने लिए दूसरा इंतजाम कर लेता है पति। जब अगर क्लब नहीं और एक दूसरे से डायरेक्ट मिलते तो फिर ये काम करते कहाँ थे? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आदमी जो है, ये मेरे घर तक अगर जिस दिन ले आया, मैं इसका मर्डर कर दूंगी। अपने पति के लिए कह रही है? अपने पति के लिए कह रही है। अच्छा। लेकिन इतनी मजबूर है कि उसका पति उसे झूठ बोल के घर से बाहर ला रहा है और फिर स्वैपिंग के लिए ले जाता है। एक का नाम का मैं जिक्र नहीं करूंगी। ठीक है। नाम का जिक्र किया तो बड़ा बवाल हो जाता है इसमें कि तुम चली गई, अब तुम्हारे पति के घर से वो अर्थी उठेगी। मेरा पति मेरा देवता है। मेरा पति मेरा देवता, उसकी छत है, वो उसी की चादर है इज्जत की। उस चादर में से वो छेद करके सुइयां चुभा रहा है उसे, उसकी खून निकल रहा है शरीर में से, तार तार कर दी है उसकी इज्जत उसी पति ने, लेकिन वो उफ भी नहीं कर रही है। ये जो कपल्स हैं, ये इस बात का पूरा फायदा उठाते हैं कि ये शादीशुदा है, तो किसी भी जगह पर जाते हैं, एक दूसरे घर जाते हैं, तो बताते हैं ये हमारे कोई फ्रेंड्स है, अपनी वाइफ के साथ आया है। शादी की स्टैंप लगी हो, एक मंगलसूत्र पहनकर अगर एक लड़की सड़क पर जा रही है तो 1 मिनट के लिए ये कंफर्म हो जाता है कि इसको नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये शादी हो रखी है, इसका पति है। ऐसी पत्नियां जो मांग में सिंदूर लगा के, गले में मंगलसूत्र पहन के रोज रहती हैं, करवा चौथ का व्रत भी करवा चौथ का व्रत करती हैं, बच्चों को दूध पिला के सुलाती हैं, वक्त से घर के ताले लगाती हैं, और वो भी ये काम करती, वो कर रही हैं। एक महिला मेरे पास आती है और वो कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरा पति मेरी बेटी के साथ कई बार कर चुका है। मैंने कहा कई बार कर चुका है और तुम अब आ रही हो? शहरों की उन पार्टियों के बारे में शायद आपने सुना होगा जहां पर एक ट्रे आती है और उस ट्रे में कुछ गाड़ियों की चाबियां रखी हुई होती हैं। वहां पर कुछ हस्बैंड और वाइफ कपल्स कह लीजिए, वो जमा होते हैं पार्टी करने के लिए। अचानक से जहां बैठकर वो पार्टी करने वाले हैं, जहां वो जमा हुए हैं, उसके लाइट चली जाती है और लोग ट्रे से गाड़ी की चाबी एक एक करके उठा लेते हैं। जिसके हाथ में जिस गाड़ी की चाबी आई, उस गाड़ी के मालिक की वाइफ उसकी वाइफ हो गई उस वक्त के लिए। मतलब इसको अगर आप आम बोलचाल की भाषा में समझे तो कह सकते हैं कि बीवियों की अदला बदली हो गई गाड़ी की चाबी के साथ। अंग्रेजी में इसको वाइफ स्वैपिंग कहते हैं। और जब इस तरह के टर्म वाइफ स्वैपिंग की बात होती है, चर्चा होती है, तो लोग समझते हैं कि ये पैसे वालों का खेल है, महानगरों में होता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में हो सकता है, और ये वहीं की लाइफस्टाइल, वहीं के लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा हो सकता है। तो आज जो पॉडकास्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं, उसमें कहानी बिल्कुल उलट है, क्योंकि इसमें हम जो कुछ भी आपको बताएंगे वो आपको अंदर तक हिला देने वाली कहानी है। और इस पॉडकास्ट के लिए हमने एक ऐसे मेहमान को स्पेशली भारत एक्सप्रेस के इस दफ्तर में, इस शो में बुलाया है, जिन्होंने इस पूरी चीज़ों को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है और फिर उसको कलमबद्ध किया है। कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये किताब बनकर किताब की शक्ल में आई है, आप देख सकते हैं। किताब का नाम है वाइफ स्वैपिंग, भारत के गांव की असल रिपोर्ट। ये लाइन मुझे बड़ा एक बारी में रोकने के लिए काफ़ी था कि भारत के गांव की असल रिपोर्ट इस किताब पे लिखा हुआ है, और इसको लिखा है विनीता यादव ने। तो आप समझ गए होंगे कि मेरे पॉडकास्ट की आज की मेहमान विनीता है। विनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मिहिर जी। ये किताब जो हमारे सामने है, जिस पर हम अभी बात करने वाले हैं, ये किताब सच पूछे तो किताब नहीं, ये 20 साल रुकी हुई एक स्टोरी की बायलाइन है। क्या विनीता? बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जो आपने कहा ना, उसी से जैसे कहते हैं ना, एक दिल छू जाने वाली बात, क्योंकि 20 साल के बाद अगर कोई पत्रकार अपनी बायलाइन को ओन करता है तो आप समझो उसके अंदर कितनी खुशी होगी। हज़ारों रिपोर्ट्स की हैं मैंने, लेकिन ये रिपोर्ट मेरे लिए 2 तरह से बहुत ख़ास थी। एक तो मैंने इस रिपोर्ट पर 11 महीने काम किया था। जो 11 महीने की रिपोर्ट का ये तरह से निचोड़ है, सार है,
पूरा अच्छा। सार है ये। पहले जरा बताइए, पूरा प्रोसेस बताइए कि ये क्या स्टोरी आप कर रही थी जिसमें ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक आज भी बड़ा सेंसेशनल लगता है। मैं जब हाँ। शब्द कहता हूँ ना सेंसेशनल, किसी को भी अगर आप बोलोगे कि वाइफ स्वैपिंग की कहानी है तो एक बार कि वो रुकता है। और आप कह रहे हैं कि 20 साल पहले, 20 साल मतलब बहुत लंबा जब वक्त। सोशल मीडिया जी, नहीं बिल्कुल। था, जब ये फेसबुक ट्विटर इस तरह से एक्टिव नहीं थे, हम्म, लोग इस तरह का अगर स्वैपिंग कर भी रहे हैं तो उनका नेटवर्क कैसे बनता है, जी बिल्कुल। क्या ये नेटवर्क की तरह काम करते हैं, हम्म, ये एक दूसरे से मिलते हैं तो खुल करके, आप अगर किसी लड़की को पसंद करें, आप उसे खुल के बोलते हुए भी 1 मिनट सोचेंगे ये तो दूसरे की पत्नी है हम्म, जिसके साथ स्वैप करने की बात हो रही है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और 20 साल पहले, ये आपने ठीक कहा कि सेंसेशनल ये हो जाती है बात, क्योंकि ये हम सबको शॉक करती है, बिल्कुल। ऐसा झटका देती है कि मैंने इसमें लिखा है, ऐसी पत्नियां जो मांग में सिंदूर लगा के, गले में मंगलसूत्र पहन के रोज रहती हैं, करवा चौथ का व्रत भी करती करवा हैं, चौथ का व्रत करती हैं, बच्चों को दूध पिला के सुलाती हैं, वक्त से घर के ताले लगाती हैं, और वो भी ये काम करती हैं, वो कर रही हैं, कर रही हैं। वो इस किताब में है। वो क्यों कर रही हैं? वो जो कहते हैं ना, वन मैन वुमेन, हम्म, कि भाई मेरे जीवन में एक आदमी है और पूरी जिंदगी मुझे उसके साथ गुजारनी है, वो तो वही औरत है जो इस किताब में है। फिर वो स्वैप कैसे कर रही है? बिल्कुल। ये बड़ा सवाल है ना। और पति, जिस पति के लिए वो पूरी जिंदगी गुजार देना चाहती है, वो पति उसे ले जा रहा है स्वैप कराने के लिए। वो अपनी पत्नी को ऐसी जिस्म की मंडी में ले जाता है जहां उसकी कीमत नहीं लगती है, उसके बदले में उसे दूसरी औरत मिल जाती है। कितना साफ सफेद पोश तरीके से ये लोग काम करते हैं, ये गंदी नहीं समझते इस काम को। अच्छा, जो मैं ये और आप काम समझ रहे हैं ये ना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं कि जो ये काम करते हैं वो इसको गंदा नहीं समझते ना नहीं ना, मतलब जो करते हैं उनके लिए वाइफ स्वैपिंग जो है, वाइफ अच्छे घर के लोग के साथ स्वैप कर रहे हैं वो। अच्छा, आप खानदानी, वो भी खानदानी, कैसे उनको लग रहा है कि हम अच्छे लोग हैं। अगर हम गंदे होते तो हम प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहे होते, अच्छा, हम पैसे दे के ये काम कर रहे होते। अच्छा। ये उनकी सोच है। मैं यही तो सवाल खड़े कर रही हूँ कि आप एक तरफ तो कह रहे हो कि आपको अच्छे परिवार के साथ अपनी पत्नी को बदलना है दूसरे की पत्नी के साथ, क्योंकि वो भी अच्छे परिवार से, आप भी अच्छे परिवार से हो, ठीक है। तो गलत क्या है इसके अंदर? जैसे कि मतलब जैसे लड़की ढूंढने जाते हैं ना, रिश्ता ढूंढने जाते हैं लड़की का, ऐसे तो इनके डूज एंड डोंट्स हैं। अब आप अच्छे परिवार के साथ नहीं, बदल रहे हैं। अब मैं अपने दर्शकों को, जो ये पॉडकास्ट अभी आप देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि विनीता मूलतः पत्रकार हैं, इसलिए पत्रकारिता के पेशे के तहत इन्होंने कई बार स्टोरी करने के लिए स्टिंग ऑपरेशंस किए। ये किताब भी शायद उसी तरह के एक स्टिंग का ही एक हिस्सा मैं कह सकता हूँ। मैंने 66 स्टिंग किया आज तक, उसमें से एक स्टिंग ये है। 66 में से एक स्टिंग है। तो इसमें जब आप जाते हो और करते हो, जो डूज एंड डोंट्स की बात आप कर रही थी, वो क्या होता है? ये बहुत खास है। हाँ। डूज एंड डोंट्स में आप वेजिटेरियन है कि नहीं है। अच्छा, मतलब वाइफ स्वैपिंग अगर कर रहे हैं, हाँ, तो सामने वाले से आप पूछते हो कि अब vegetarian- खानदान का बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, जैसे कि एक लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं मैट्रिमोनियल सर्विस में कि वो ये करते रहना चाहिए, अच्छा। ऐसे इनके भी डूज एंड डोंट्स हैं। ये उसी हिसाब से चलते हैं। अच्छे घर परिवार के लोग होने चाहिए। अच्छे घर परिवार का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? एक्चुअली खानदानी परिवार, अच्छा, खानदानी परिवार का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि मैं बात कर रही हूँ रोहतक यूनिवर्सिटी की, जो कि इसके अंदर एक चैप्टर है। रोहतक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और उनकी पत्नी थी। अच्छा, तो ये खानदानी लोग हैं ना। रजिस्ट्रार एक यूनिवर्सिटी का, समझदार। उन्होंने जब हमें बुलाया तो फैकल्टी में हमारे लिए पूरा खान पान का इंतजाम किया होता। मुझे याद है मैंने इसमें लिखा है, मेरा शिवरात्रि का व्रत था उस दिन। इसमें कितने किरदार हैं विनीता, ये बताइए। इसमें आपको 7 किरदार मेन चैप्टर में मिलेंगे। मिली तो मैं बहुत लोगों से थी। अच्छा, एक का नाम का मैं जिक्र नहीं करूंगी, ठीक है। नाम का जिक्र किया तो बड़ा बवाल हो जाता है इसमें। तो एक बहुत बड़ा अखाड़ा है किसी का, उनकी बहू भी थी इसमें। अच्छा, उनकी बहू भी थी। जब उन्हें पता लगा मैं पत्रकार हूँ, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इनको अखाड़े में के जो पहलवान थे उनको? नहीं, उनकी बहू को? उनकी बहू को। अच्छा। देखिए, अलग अलग तरह से लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। नंबर 1 मैं आपको बताती हूँ, वो लोग होते हैं सीधे सीधे शामिल, जिन पर हमारी नजर थी, जो एग्जैक्टली पति पत्नी है ओके। और वो स्वैप कर रहे हैं। लेकिन इसी के बीच में जब दूसरों को पता लगता है कि अच्छे घर के लोग इस तरह से स्वैप कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कुछ लोग, कोई सिंगल आदमी है, कोई सिंगल महिला है। तो जिस बहू की मैं बात कर रही हूँ, ये विडो थी। अच्छा, तो इसका पति नहीं था, तो इसने किसी और को अपना पति बनाया। और क्योंकि ये अपने आप को अच्छे खानदान की महिला समझती है, तो अच्छे घर के लोगों के बीच में जाएंगे। इसके पीछे का एक बड़ा मंत्रा है, क्यों अच्छे घर के लोग चाहिए ना, क्योंकि उसको भी इज्जत का डर है और इनको भी इज्जत का डर है। नहीं खुलेगी, पोल पट्टी नहीं खुलेगी।
इनको इज्जत का डर है ना, मेरी बात बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर मेरी निकली तो इसकी भी निकलेगी, तो दोनों बराबर एक लेवल पे आ जाते हैं, तो बाहर नहीं जाएगी बात। तो वो जो बहू थी उनके घर की थी, लेकिन वो किसी और के साथ में स्वैप करने के लिए आई थी। अच्छा। लेकिन घर की बहू थी, और बड़े घर की बहू थी। जब उसे पता लगा मैं पत्रकार हूं तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ऐसे कई, मतलब सबके अलग अलग रिएक्शन थे जब उन्हें पता लगा मैं पत्रकार हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक क्लब की ऑर्गेनाइजर बन के, मेरा नाम सिमरन इसमें मैंने रखा था एक फिल्म से। क्योंकि जब हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हमारे माता पिता ने नाम रख दिया तो हमें कोई नाम हमें भी मिल जाए, जब हमें मौका मिलता है, मुझे बड़ा मौके मिले ऐसे स्टिंग ऑपरेशन करते हुए अपने नाम बदलने के, तो जो भी मेरा दिल आता था मैं अपना नाम रख, सिमरन बन के आप जो है सिमरन बन गई मैं उसमें, पार्टी ऑर्गेनाइजर। हाँ, मैं स्वैपिंग क्लब की ऑर्गेनाइजर बनी। आप मुझे 3,000 रुपए दीजिए और मैं आपको दूसरे कपल से मिलवाऊंगी। अच्छा, 3,000 रुपए में अदला बदली का इंतजाम पूरा हो जाएगा। ऐसे में मुझे मौका मिल जाता था। अच्छा। एक तो मैं सेफ जोन में आ जाती थी कि सामने वाला समझेगा ये ऑर्गेनाइजर है, ये स्वैपिंग के लिए तो नहीं है, पहले आपको सिक्योर करना पड़ेगा खुद को, ये मैंने किताब में लिखा है। फिर उसके बाद में सामने वाले से मुझे सवाल करने के मौके मिल जाएंगे, क्योंकि दो कपल जब आमने सामने आते हैं तो बातचीत में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, लेकिन स्वैपिंग के लिए दो कपल जैसे ही मिलते हैं, मिलने का मतलब है कि अब उनको एक मौके की तलाश है इमीडिएट। अगर वो एक सही जगह पे है, एक सही घर में है, तो वो स्वैप के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें उस परिस्थिति तक किसी को भी नहीं ले जाना था। हालांकि मेरी टीम के लोगों में से एक दो को मैं कपल बनाया हुआ था। अच्छा। उनको पूरी कहानी घड़वाई थी मैंने कि तुम पत्नी हो, तुम पति हो, तुम्हारी शादी तब हुई, तुम्हारी, कि तुमसे कोई भी ओरिजिनल कपल जब सवाल करे तो तुम कहीं चूको नहीं। तो इसलिए उनको सारी चीजें मालूम थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग प्रॉपर कपल जो हैं वो इस तरह की तैयारी करके चलते हैं, जिससे कि भाई अगर मैं इनसे सवाल पूछूंगी, मतलब जब मैं ऑर्गेनाइजर बनकर इनसे मिली और मैंने इनसे सवाल पूछा, तो ये ऐसे तैयारी करके चलते हैं जिससे ये लगता है कि भाई सामने वाले को क्लैरिटी आ जाए कि ये मेरे को बस अब कपल से मिलवा दे। इनकी आंखों में ना एक चमक रहती है, लिटरली चमक रहती है। मैंने वो नोटिस की थी इन सब कपल्स में। अच्छा। कि जब आप इनसे बात करते हैं कि मैं आपको एक और कपल से मिलवाऊंगी, तो ये लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि मतलब किस कपल से मिलवाने जा रहे हैं, हमारे जैसे घर परिवार के, क्योंकि इससे, इस चमक से ये पता चलता है कि ये लोग बहुत ज्यादा अपने लिए तलाश नहीं पाते। मुझे एक ही बताइए, इसमें बड़ी, चूंकि आपने इस ऊपर में ही लिखा कि भारत के गांवों की असली रिपोर्ट है ये, तो सवाल ये है कि जो शहर में रहने वाले, जो जिसका मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पार्टियां होती हैं, ट्रे में गाड़ी की चाबी होती है, चाबी एक्सचेंज, तो फिर वाइफ भी एक्सचेंज होगी, बदल गई, तो वहाँ तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको अय्याशी कह सकते हैं। हाँ। अय्याशी के लिए आप चले गए। गांव में जो रहने वाले लोग हैं या रूरल देहात में हैं, जो कि जिनके लिए मर्यादा और नैतिकता, ये दोनों ही चीज़ सबसे ऊपर आती है, ऐसी कौन सी मानसिकता है? क्या शरीर या जिस्म की, जिसको भूख बोलते हैं, उसके लिए अपनी नैतिकता को स्वाहा कर देते हैं इसमें, या ऐसी कौन सी उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, प्लेजर के लिए ऐसा करते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो उनकी सो कॉल्ड सती सावित्री जैसी पत्नी को आप उठा के डाल रहे हो कि दूसरे के साथ आप चले जाओ? वो सोच क्या थी जो आप इसमें लोगों से मिली, तो वो क्यों करना चाहते थे? पहले मैं आपको बताऊं कि आपने शहरों का जिक्र किया है, मैंने जहां शूट किया है वो रोहतक, मेरठ, अलवर, सोनीपत, हल्द्वानी, ये लोकेशंस हैं जी। अब ये लोकेशंस का मतलब आप समझ लीजिए, ये बिल्कुल ठेठ गांव जो है, वैसा गांव नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ गांव जो शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक वो सोच है जो अपने आप को मॉडर्न बनाना चाहती है। इसमें कई लोग ऐसे थे जो इसी सिस्टम से, मतलब दिल्ली इनकी जबान पे कहीं ना कहीं आ जाती थी, दिल्ली वाले जैसा बनना चाहते, दिल्ली वाले जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली वाले भी शायद पूरे नहीं जानते होंगे इस बारे में। दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा, ये तीनों ऐसी लोकेशन है जहां बहुत ज्यादा स्वैपिंग है। या बड़ी बात कह रही है, दिल्ली से भी ज्यादा गुड़गांव और नोएडा में है। वो तो एनसीआर आप मोटे तौर पे कह रही हैं पूरा बहुत ज्यादा है। अब तो कई 100 लोगों के, जब से मैंने किताब लिखी है, लोग मुझे बता रहे हैं कई 100 लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं, और फेसबुक पर बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। अच्छा। और वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं वहाँ। मेरा सवाल यहाँ ये है कि ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं और ये कैसे कर रहे हैं, एक बात। सबसे बड़ी बात, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो सवाल आप बार बार मुझसे पूछ रहे हो कि अपनी पत्नी को क्यों ले जाते हैं ऐसे। सिंपल सी बात है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, यू आर नॉट गेटिंग मनी फ्रॉम दिस, आपको पैसा तो मिलता नहीं। पैसा इन्वॉल्व हुआ तो छी, गंदी बात है इनके लिए। यहाँ पे पैसा इसमें आपको मिल नहीं रहा है। दूसरी बात, अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो सिर्फ प्लेजर के लिए, तो प्लेजर तो आप पैसा दे के भी हासिल कर सकते हो। नहीं, इनको नहीं करना, वो तो प्रोस्टिट्यूट के पास जाना हो गया ना। वो किसी लड़की को पैसा दे करके अगर वो प्लेजर लेना है
इनको पेड नहीं प्लेजर लेना, नहीं चाहिए। इनको पेड प्लेजर, ये अच्छे खानदान के लोग हैं, अच्छा ये अच्छे खानदान के लोग हैं, अच्छा, अच्छे खानदान के लोग। पत्नी बदल सकते हैं लेकिन पेड प्लेजर नहीं लेंगे ये अच्छा। अच्छे खानदान। इनकी सोच समझिए, ये कौन सी सोच आपने है। इसमें एक स्टोरी का जिक्र, मैं विनीता रोक के कहना चाह रहा हूँ, उसमें एक स्कूल टीचर की कहानी इसमें है। मैं हैरान रह गया कि जो पूरी दुनिया को, समाज को, बच्चों को एक अच्छी मोरालिटी की बात करने वाले टीचर हों, वो अपनी एक, मैं उसको भोली भाली कह सकता हूँ, जिसको कि शहर के चमक दमक से दूर एक ऐसी महिला को वो शहरी बनाने के लिए इस तरह की चीज़ों में कहते कि तुम कर लो। ये महिला जो है, इसे फोक और नाइफ से खाना नहीं आता, ये इसकी कमजोरी है। अच्छा, ये कमजोरी। इसको अंग्रेजी नहीं आती, ये इसकी कमजोरी है। अच्छा, ये उस तरह सुंदर है लेकिन इसको तौर तरीके नहीं आते, ये इसकी कमजोरी है। इसके पति के नजर में इसकी ये कमजोरी है। अच्छा, तो वो कमजोरी कैसे दूर हो जाएगी? यहाँ है, तो वो कमजोरी की उस स्वैप करने से हो जाएगी पूरी, दूसरे के साथ चले जाने पति को दूसरी मिल रही है ना। अच्छा, बदले में पति को बड़े आराम से अपनी मैंने क्या कहा कि एक ऐसी जिस्म की मंडी में पत्नी को ले जा रहे हैं जहां उसकी कीमत नहीं लगती और बदले में अपने लिए दूसरा इंतजाम कर लेता है पति। कितना शातिर है ये पति यहाँ पे। एक औरत को नहीं समझ रहा है, उसकी अस्मिता खत्म कर दी है, तार तार कर दी है। तुम नहीं सोच रहे हो कि वो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये औरत 7 months प्रेग्नेंट है। 7 months प्रेग्नेंट लेडी का आप कह रहे हो कि उसके वाइफ स्वैपिंग में जो है? हाँ, और 2 बेटियां पैदा कर चुकी है। वो 2 बेटी किसके लिए पैदा कर चुकी है? घर का चश्मो चिराग आए, वंश आगे बढ़े। अब तीसरी बार प्रेग्नेंट है ताकि बेटा हो जाए, और उस हालत में भी वो दूसरे के पास जा रही है। कितना स्वार्थी आदमी है ये। स्वार्थी आदमी तो है ही, लेकिन विनीता यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर 2 लोगों के बीच में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से, मैं इन लोगों को बीमार समझती हूँ, मानसिक बीमार। मैं इन लोगों को बिल्कुल मानसिक बीमार समझती हूँ। आप एक बात बताइए, जिन परिवारों से हम ताल्लुक रखते हैं, हमारे पिता, हमारा भाई, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य है, कोई हमें गलत देख रहा होगा, उसको जाके पीट देंगे 1 मिनट के लिए, बर्दाश्त नहीं करेंगे वो कहीं से भी। जो मतलब परिवार ऐसे एक इज्जतदार, मतलब खानदानी लोग, हम इसे समझते हैं। इनकी नजर में तो खानदानी ये है कि ठीक है, खानदानी है ये जो बातें मैं कर रही हूँ कि हाँ ठीक है, उसका भाई, उसकी 1 मिनट के लिए समझिए, इस पति की पत्नी को कोई और देख रहा है और उसका भाई जाके उसे पीट आता है, तो उसको लग रहा है हाँ 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 ठीक है, उसके भाई ने मारा क्योंकि वो देख रहा था उसको, गलत बात है। लेकिन तुम ही उसी की बहन को, जो तुम्हारी पत्नी है, तुम उसे ले जा रहे हो दूसरी जगह। तुम कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो ये बात? आप समझ रहे हो, यहां पर औरत दब रही है। अब औरत के दबने की आपने बात की, तो चूंकि आप बहुत सारे कपल से मिले होंगे, इसमें उनकी कहानी, वो पहली बार आए, पहली बार आने के बाद पहली बार आदमी को बहुत सारे हिचक, हो सकता है लड़ाई हुई होगी, आने को तैयार। क्या कभी किसी औरत महिला ने ये बताया कि मुझे पहली बार भी लात जूते मार के जबरदस्ती मुझे इसमें आना पड़ गया, मैं तो किसी कीमत पे नहीं, और आज भी जितनी बार मैं किसी दूसरे के पास जाती हूँ हर बार मैं मरती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी जो है, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट, दूसरा कोई ऑल्टरनेट मेरे पास है नहीं, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ नहीं, तो इसीलिए मेरे जीवन की त्रासदी कह लीजिए या डार्क चैप्टर कह लीजिए कि मुझे इसी आदमी के साथ मेरा रहना। ऐसी महिला मिली आपको? यही है महिलाएं। अच्छा, यही है महिलाएं, ये वो परिवार की महिलाएं हैं। देखो, ये ना डिवोर्स नहीं देंगी। अच्छा, समाज में थू थू हो जाएगी। अच्छा, डिवोर्स से समाज में थू थू हो जाएगी। हाँ, और बंद कंबल के अंदर ये काम चलता क्योंकि वो बंद कंबल है। आप समझिए, बात बाहर नहीं जा रही है, बात बाहर नहीं जा रही अंदर। मैं 1 मिनट इस किताब से हटके एक छोटा सा वाक्य आपको बताती हूँ। मैं एक चैनल में थी, आई वाज इन्वेस्टिगेटिव एडिटर देयर। एक महिला मेरे पास आती है, ठीक है, मुस्लिम परिवार की। अब इसको धर्म और जाति से मैंने अपनी रिलीज में भी बोला जोड़ा ना जाए। इस किताब में जितने भी कपल हैं सारे वो हिंदू फैमिलीज हैं, लेकिन मैं आपको मुस्लिम फैमिली के कपल एक फैमिली की बात बता रही हूँ। वो महिला आई मेरे पास और वो कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरा पति मेरी बेटी के साथ कई बार रेप कर चुका है। पति बेटी के साथ कई बार रेप कर चुका है। मैंने कहा कई बार कर चुका है और तुम अब आ रही हो? कहती है घर की बात थी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप इंद्रानी मुखर्जी केस को सोचिए, बिल्कुल, क्या केस था वो, कहानी क्या निकल के आती है। इंद्रानी मुखर्जी क्या कहती है, वो शीना बोरा के लिए नहीं बोल रही है कि वो विक्टिम है, वो कह रही है आई थिंक, अपनी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री के एंड में बोला, आई थिंक द स्लोगन शुड बी जस्टिस फॉर इंद्रानी, क्योंकि वो खुद को विक्टिम मानती है, एक्यूज नहीं मान रही, वो विक्टिम मान रही है। क्यों मान रही है? क्योंकि जो स्टोरीज बाहर निकल के आई कि उसके फादर ने भी उनको, दिस शीना बोरा वॉज अ चाइल्ड ऑफ हर फादर एंड फ्रॉम हर। ये सबसे शॉकिंग पॉइंट था। ऐसे आरुषि केस को आप सोचिए,
और देखिए क्राइम में कन्वर्ट होती हैं ये चीजें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजे बालकृष्णन ने इसमें फॉरवर्ड लिखा है, मेरे इसमें भूमिका लिखी है, मैंने देखा। और वो रिलीज करने भी आई इस किताब इससे बड़ा को। क्यों कन्विंस थे वो? कि इस किताब का जो उन्होंने जो भूमिका में से लिया है कि समाज कोई भी हो, महिलाओं की स्थिति ना पहले बेहतर थी ना आज संतोषजनक। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हाँ, तो केजी बालकृष्णन ने क्यों लिखा है इस भूमिका को, वो इस सब्जेक्ट पर क्यों तैयार हुए, और मैं क्यों तैयार हुई इस पे किताब लिखने के लिए? इसीलिए कि महिलाओं की स्थिति खराब है यहाँ पर। आप ये समझिए कि ये जो केसेस का मैं जिक्र कर रही हूँ, आरुषि केस में भी वाइफ स्वैपिंग का बैकग्राउंड था। अच्छा, आरुषि केस में भी वाइफ स्वैपिंग का बैकग्राउंड था। हाँ, बैकग्राउंड था। ये चीजें एक वक्त में क्राइम में कन्वर्ट होती है। मैं आपके उस सवाल पर आ रही हूँ जहां आपने कहा कि ऐसी औरतें जो ये कहती हैं इस किताब में कि भाई मेरा पति बार बार मुझे ले जाता है और मैं बहुत मतलब मैं बिल्कुल तैयार नहीं। हाँ, नहीं हूँ तैयार। तो जूहू का एक है चैप्टर इसके अंदर। वो महिला जब आई मिलने के लिए तो वो बहुत डरी हुई थी, सबसे ज्यादा डरी हुई महिला थी वो। जो सोनीपत की है, जिसका जिक्र आपने किया, 7 महीने की प्रेग्नेंट जो लेडी है, वो डरी हुई नहीं थी, वो दबी हुई थी। अच्छा। ये डरी हुई है, इसमें 2 फर्क है। ये डरी हुई है। तो जूहू की जो ये महिला है, वो जूहू बीच पे मुझे मिली थी, इसने बोला ये आदमी जो है ये मेरे घर तक अगर जिस दिन ले आया मैं इसका मर्डर कर दूंगी। अपने पति के लिए कह रही है। अपने पति के लिए कह रही है। अच्छा। लेकिन इतनी मजबूर है कि उसका पति उसे झूठ बोल के घर से बाहर ला रहा है और फिर स्वैपिंग के लिए ले जाता है, और वो मजबूरी में जाती है। उसने सारी बात खोली है, मैंने लिखी है इस किताब में। आप समझिए ये औरतें जो हैं ये वो परिवार के हैं, जब ये घर से निकल जाती है अपने मायके से तो इनकी वापसी नहीं है घर में, क्योंकि वो अपने ससुराल में पति के घर से ही उनकी अर्थी उठेगी। ऐसा समाज में सिखाया बताया जाता है। मेंटालिटी यही है, यही मेंटालिटी है कि तुम चली गई, अब तुम्हारे पति के घर से अर्थी उठेगी। अब ऐसी परिस्थिति में वो क्या कर सकती है बेचारी? वो तो यही करेंगी ना कि भाई जो मर्जी परिस्थिति सामने आएगी उसे झेलेंगी। ये मेरा पति है, ये मेरे छत है, ये मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता है, उसकी छत है, वो उसी की चादर है इज्जत की। उस चादर में से वो छेद करके सुइयां चुभा रहा है उसे, उसकी खून निकल रहा है शरीर में से, तार तार कर दी है उसकी इज्जत उसी पति ने, लेकिन वो उफ भी नहीं कर रही है। कोई ऐसी लेडी भी मिली आपको जो आपको बोली होगी जब शुरू में पहली बार तो मुझे बहुत विरोध था, मैं करना नहीं चाहती थी, मैंने हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई, लेकिन ग्रेजुअली 2-4 बार के बाद मुझे भी लगा कि चलो ठीक ही है? ऐसी भी कोई? बिल्कुल आदत पड़ जाती है। कुछ तो ऐसी थी जो पति से आगे निकल गई। अच्छा, पति से आगे निकल गई मतलब ये कि अब उनको फर्क ही नहीं पड़ता पति है साथ में कि नहीं है। अच्छा, मतलब किसी और पार्टनर के साथ पे, क्योंकि पति ने पर्दा खोल दिया ना, पर्दा खुल गया उनका, अब उनको कोई नहीं रोक पा रहा। देखिए ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं। एक औरत का, दूसरी औरत का, तीसरी औरत का, 10 औरतें ये हैं, 10 के कैरेक्टर बिल्कुल अलग मिलेंगे। कोई नहीं हिलेगी अपनी जगह से, कोई पति का मर्डर कर देगी, कोई पति के दबाव में करेगी, कोई डर कर करेगी, और कोई ऐसी होगी जो चुपचाप करती भी रहेगी लेकिन एंजॉय करती रहेगी। कोई ऐसी भी होगी जो कि अब उसे परवाह नहीं है, उसको लगता है एक रिबेलियस मोड में भी आ चुकी होती हैं। अच्छा। कि मेरे पति ने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी तो मुझे पति की क्या जरूरत है, मैं आगे बढ़ती हूँ। कोई ऐसी भी है जो उसे इतना एंजॉय करने लगी कि अब उसको कोई जरूरत ही नहीं है पति की। अच्छा, अब वो आगे निकल गई है, अब वो जिक्र कर रही है उसमें, मेरा पति यहाँ होता है नहीं होता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वॉज जस्ट 25 ईयर ओल्ड जब मैंने ये स्टोरी शूट की थी। मुझे बहुत सारे टर्म्स समझ में नहीं आ रहे थे। मतलब मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है, कल्चर्ड फैमिली है। और ऐसी सिचुएशन में जब आप अचानक से बाहर निकलते हैं, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप समझते हैं कि पत्रकार जब बाहर निकलता है तो भांति भांति के लोगों से मिलता है, जानता है, समझता है। और ये स्टोरी उसमें से एक थी जो सबसे ज्यादा शॉकिंग फैक्टर थी। ठीक है, मैं ब्रेव होकर के चली जाऊँ, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट पे रेड मार देती हूँ, ये कराती वो करती हूँ, जब एक्सेप्टेबल है, डाइजेस्टेबल भी है। पर इस तरह की स्टोरी में जाकर के मिलना लोगों से, 20 साल पहले, हाँ वो भी 20 साल पहले। अच्छा, एक सवाल और है, ये जो 20 साल पहले ये लोग मिलते कैसे थे एक दूसरे से? ये बीएम एड्स एक मैगजीन है, दरियागंज में मिलती थी। अच्छा, बीएम एड्स मैगजीन के अंदर एक छोटा सा ऐड हुआ करता था। क्या था ऐड में, क्या लिखा होता था? कि भाई जो पति पत्नी मतलब जो प्लेजर चाहते हैं उसके लिए ऐसे संपर्क करें। अच्छा, हाँ, तो वो वहां से एक ने नंबर उठाया, उसने दूसरे से मुलाकात की, फिर दूसरे ने तीसरे से मिलवाया, और जिन लोकेशन का जिक्र मैंने किया है, रोहतक, हल्द्वानी, मेरठ, अलवर, सोनीपत, हल्द्वानी, ये सारी लोकेशन जो भी हैं, ये सब लोकेशन लोग एक नेटवर्क था,
जुहू तक, इतने दूर दूर के, ये सब एक नेटवर्क मतलब था। एक तरफ अलवर, अच्छा, दूसरी मैं अलग तरफ अलग जुहू, बॉम्बे। कपल, हाँ, मैं अलग कपल कैसे ढूंढ पाती? हर बार एक नया कपल कहाँ से मैं डिग आउट करती? मेरे लिए तो सबसे आसान था कि मैं एक बंदे से मिलूं और वो पूरे नेटवर्क को धीरे धीरे मुझे सबसे मिला। मतलब 100 क्लाइंट हो गया तो निश्चित रूप अपना बिजनेस चलता रहेगा। पर मीटिंग 3,000 रुपए की बात थी ना? पर मीटिंग 3,000, हालांकि हमने कभी 1,000 रुपए भी नहीं लिया, ये अलग क्योंकि बात है। ऑब्वियसली हमें नहीं, स्टोरी लोग करनी थी। आपने नहीं लिया, आप स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन हो सकता है जो इस तरह के काम को प्रोफेशन के तौर पे कर रहे होंगे, जब तक कर नहीं रहे थे तब तक चल कैसे रहा था इस तरह का रैकेट, तो वो तो पैसा इस तरह का कमाते हैं। क्लब नहीं है। अच्छा, ये आइडिया मेरा था। अच्छा, क्लब कोई है ही नहीं, तो फिर लोग मिलते कैसे हैं? उसी नंबर तो जहाँ पे है वहां पे मिलेंगे वो ना? लोग एक दूसरे से मिलते हैं, डायरेक्ट अच्छा। मिलते हैं। क्लब से तो उनको थोड़ा सा एंथुजियाज्म ये मिला कि अच्छा है, ये क्लब वाली बंदी मिल गई है तो हमें मिला देगी और तो लोगों जब से। अगर क्लब नहीं है और एक दूसरे से डायरेक्ट मिलते तो फिर ये काम करते कहाँ थे? शॉपिंग हाँ, होते? ये बहुत बड़ा सवाल है। भाई आप अपने घर ये को सवाल यूज, मैंने भी पूछा था आप उनसे। अपने घर को यूज करोगे नहीं, राइट? दूसरे के घर का भी इस्तेमाल होगा नहीं। अगर होटल में जाओगे तो देखे जाने की संभावना मैं बहुत बताती ज्यादा हूँ। है। तो बहुत आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया। मैंने ये सवाल किया था कि आप लोग करते कैसे हैं? ये लोग क्या करते हैं? ये वो कपल है जो कि शादीशुदा है, उस पर स्टैंप लगी हुई है शादी की। आप समझ रहे हो? हमारे देश में शादी की स्टैंप लगी हो, एक मंगलसूत्र पहनकर अगर एक लड़की सड़क पर जा रही है तो 1 मिनट के लिए ये कंफर्म हो जाता है कि इसको नहीं छेड़ना है, बिल्कुल, क्योंकि ये शादी हो रखी है, इसका पति है, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में मतलब ये एक स्टैंप है, इसका फायदा ये उठाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कपल दूसरे के घर गया मिलने के लिए। अच्छा। अब मैं इसी का जिक्र करती, सोनीपत वाले का। तो इनसे मैंने पूछा कि आप करते कैसे हैं? आपके घर में तो कमरे भी ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक ही कमरा ढका हुआ था, बाकी तो एक हॉल था और आगे एक कमरा था जो किचन की तरह था। तो कहते जब हमारे घर में जब ऐसे होता है तो हम बच्चों को जो है वो नीचे भेज देते हैं। दिन में अगर कपल आ जाए, रात में आते तो छोटे कमरे में बच्चों को सुला देते हैं, उसके बाद हमारे 2 कमरे खाली हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो अकेले रह रहे हैं। अच्छा। और जैसे रोहतक यूनिवर्सिटी वाले थे, मतलब बच्चों को भी ये कहानी कह देते फलाना अंकल है, ढिमकाना आंटी है। रोहतक हाँ, उनको बताते अंकल आंटी है ना, अंकल आंटी हैं ये, तो अंकल आंटी हैं तो उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अंकल आंटी आए हुए हैं, मतलब अंकल आंटी मिल रहे तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ना, ये एक कवर है, ये बहुत ब्यूटीफुली इस कवर को वो कर लेते हैं चीजों को। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो कपल्स हैं ये इस बात का पूरा फायदा उठाते हैं कि ये शादीशुदा है, ये मैरिज एसोसिएशन वाली स्टैंप इन पर लगी हुई है। तो किसी भी जगह पर जाते हैं, एक दूसरे घर जाते हैं तो बताते हैं ये हमारे कोई फ्रेंड्स हैं, अपनी वाइफ के साथ आए हुए हैं। अच्छा। आप अपने घर में 1 मिनट के लिए ऐसे समझिए कि कोई भी अनमैरिड घर में बच्चा है, लड़का है, लड़की है, आप उसे पूछोगे बेटा कहाँ जा रहे हो, 1 मिनट के लिए लड़की को भी पूछोगे कहाँ जा रहे हो, पर वही लड़की की जब शादी हो जाती है, कहाँ जा रहे हो, अपने पति के साथ जा रही हो, तो कुछ सवाल नहीं, वैलिडिटी मिल गई ना, वैलिडिटी मिल गई, कोई सवाल नहीं। तो ये बिल्कुल कंफर्म है, ये क्लियर है सिचुएशन, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये शादीशुदा से पूछेगा कौन। एक पार्क में अभी कुछ वक्त पहले एक निगम पार्षद ने आकर के एक लड़का लड़की को हड़काना शुरू कर दिया, वीडियो वायरल हुआ था कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हुए हो, तुम्हारे मम्मी पापा से पूछा तुमने? पर ये लोग कभी जाकर के शादीशुदा कपल को नहीं हड़काते हैं, क्योंकि वो शादीशुदा है। ये मैरिज का जो वैलिडिटी है, ये हमारा समाज, ये हमारा कोर्ट सब देते हैं, लीगल है ये, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में इनसे सवाल पूछेगा कौन? अगर एक घर में 4 फ्रेंड्स आ भी गए शादीशुदा, कितनी पार्टीज होती है, मैं ये नहीं कह रही जो भी पार्टीज हो रही है वो इसी पर्पज से हो रही हैं। पार्टीज तो जनरली लोग करते ही रहते हैं, जब शादीशुदा हो जाती है, ठीक है, उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनके आ रहे हैं, लेकिन इसके बीच में कौन स्वैपिंग कर रहा है आप कैसे पता लगाओगे? ये तो वही 2-3 कपल जानते हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो बड़े आराम से वो नाइट स्टे करते हैं उनके घर जाके, एक कमरे में बच्चों को सुलाते हैं और एक कमरे में जैसे इनके पास बाकी जो दूसरा रूम है उसमें। मैंने इसमें जिक्र किया है, बड़ी अजीब सी बातें हैं। मतलब अपने घर का ही इस्तेमाल इन लोगों ने, होटल नहीं जाता ये लोग, क्योंकि वहां तो देखे जाने की संभावना हो जाएगी। होटल फिर गंदी बात हो गई, होटल गंदी बात हो गई, होटल गंदी बात है। अच्छा, होटल नहीं जाएंगे ये लोग, ये घर में खानदानी लोग हैं। अच्छा, खानदानी लोग, हाँ। अच्छा, इसके हिसाब से खानदानी लोग इस तरह से करते हैं घर में, और जो गैर खानदानी वो पेड पैसा देके और फिर तब करते हैं। वो भी फ्रस्ट्रेशन खत्म कर रहे हैं, वो गंदी बात है। दिस इज गुड, दिस इज गुड, सोफिस्टिकेटेड। हाँ, क्योंकि दूसरे की पत्नी भी तो खानदानी है ना, लेकिन मेरी पत्नी भी खानदानी आदमी के साथ जा रही है। तो ये बताइए विनीता, शहर का ये रोग गाँव को कैसे लग गया? एक बात बताती हूँ मैं मिहिर जी आपको, हमारी गलती है, हम ये सोचते हैं कि शहर का रोग गांव को लग गया है। मैंने पूछा, लेकिन असलियत ये है कि कई चीजें हमारे पास वहां से निकल के आती है गांव से।
आप एक मिनट के लिए सोचिए, एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे जिक्र भी हो रहा था इस बारे में, इस किताब के बारे में जब बात कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब हम ट्राइबल्स को देखते हैं तो ट्राइबल्स के वहाँ कोई रूल ही नहीं होता, वहां से निकल के चीजें आ रही, हमसे कई गुना मॉडर्न होते हैं वो। आज की तारीख में आप गांव में जाइए, शहर से ज्यादा मॉडर्न है वो। इस मामले में लिमिटेशंस नहीं है उनके पास कोई। आप बड़ी बात कह रही हैं, आप बहुत कह रही बड़ी कि बात इस कह रही हूँ मामले में मैं, और इस बात को ऑन करती हूँ। गांव जो है शहर के मुकाबले कहीं आगे है, कहीं आगे है। हम यहाँ पर लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, वहां चुपचाप से लिमिटेशंस तिलांजलि दी जाती है, पता भी नहीं चलता है। अब मैं आपको एक जिक्र करती हूँ, मतलब चेहरे पे इतनी लंबी घूंघट, पूरी तरह से लिबास कपड़ों से ढका हुआ शरीर, इस बात की गारंटी नहीं है कि शरीर और मन की शुचिता बरकरार है। घूंघट से मुझे याद है, हमने इस किताब का नाम पहले सोचा था कि हम इसका नाम रखेंगे मजबूर हुआ घूंघट। एक टेंटेटिव नाम दिया था, क्योंकि मेरी नजर वही थी कि ये घूंघट में जो औरत है वो मजबूर है, ठीक, वो तकलीफ में, वो परेशान है। मैंने उसको उस तरह से देखा, लेकिन फिर हमने इसको घुमा करके ना सीधा वाइफ स्वैपिंग पर, जो हमारे पब्लिशर है, साथ में मिलकर हमने डिसाइड किया कि वाइफ स्वैपिंग नाम स्ट्रेट दिया जाएगा इसे। इस मामले पर कभी कोई किताब लिखी नहीं गई, ये पहली किताब है इसके ऊपर। और ये घूंघट में जो कुछ हो रहा है, घूंघट मतलब बताता है कि आपका कल्चर, एक औरत, और उसके घूंघट के अंदर, एक पर्दे के अंदर एक औरत जो कुछ नहीं कर सकती, वो सब इसको पूरा संपूर्ण करती है इस बात को। बिल्कुल। क्या होता है कि गांव में जो लोग हैं, जो आपको याद होगा कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे, वो छेड़खानी के विजुअल्स थे, जिसमें लड़के कोशिश कर रहे हैं लड़की से बदतमीजी करने की। सब ऐसे ओपन विजुअल आपको शहरों में किसी ऐसे परिवार के लोग के नहीं दिखेंगे। बिल्कुल। ये क्या है कि ये एक ऐसी मानसिकता है जो कि रॉ है, जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जिसको लिमिटेशन गांव के सिस्टम में बताया जाता है कि भाई ये गांव का सिस्टम है और इसको इस तरह से चलना है, इस तरह से देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर एक अलग तरह की प्रथा भी है। मेरे को जब ये किताब मेरी आई है उसके बाद मुझे एक व्यक्ति ने बताया, यूपी के कुछ गाँव में ऐसा होता है। वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे कह दिया जाता है कि उसके चूल्हे पर रोटी पका दी। ये वर्ड सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या मतलब है। इसका मतलब है कि उस औरत के चूल्हे पर जब खाना पक रहा है और उस वक्त कोई और व्यक्ति वहाँ के बैठा हुआ है और खाना साथ में पका भी रहा है, तो इसका मतलब है उनका रिलेशनशिप कंफर्म हो चुका है। अच्छा। बावजूद इसके कि वो औरत मैरिड है। अच्छा। मैं कहती हूँ 7 फेरे लेने की मतलब क्या है, ये शो ऑफ है फिर? इसका मतलब क्या है? मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है उसकी कोई तो फिर क्या मतलब है शादी का? आप उस शादी की आड़ में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी चल रहा है। शादी का मतलब क्या होता है? हमें तो संस्कारों में यही बताया गया है, शादी इज समथिंग जहां पर आप डेडिकेट होते हैं एक व्यक्ति के लिए। शादी का मतलब यही है ना। पर यहाँ पर इसको बिल्कुल डिरेल्ड कर दिया है, अलग ही लीक पर लेकर जा रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? शादी में मतलब आप एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं, फिर वो व्यक्ति आपको कहीं और ले जा रहा है, फिर कहीं और ले जा रहा है, फिर कहीं और ले जा रहा है, और आपकी वो शादी है। समाज के सामने वो इज्जत बनी हुई है। इस स्टोरी की जब ऑन एयर जाने की बात हुई थी, एक चैनल पर ही ऑन एयर गई थी 20 साल पहले, और जब ये स्टोरी ऑन एयर गई थी तो मेरी बायलाइन उसमें नहीं थी। तो चलिए अब मिल गई आपको। अब मुझे मिल गई बायलाइन। दिस इज सच अ इम्पॉर्टेंट मोमेंट फॉर मी। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस वक्त उन जब कपल्स को पता चला कि स्टोरी ऑन एयर जाने वाली है, तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी। अच्छा। और उस चिट्ठी में लिखा कि हमें आपका नाम तो नहीं पता है असली, लेकिन आपका फ़ोन नंबर हमारे पास है, और वो फ़ोन नंबर लिख करके हम सुसाइड कर लेंगे अगर हमारा कुछ भी आइडेंटिटी रिवील हुई तो। अच्छा। फिर वो जो चैनल के बॉस थे उस वक्त वहाँ पर, राजदीप सरदेसाई थे, मतलब मैंने उनको मेल लिखा। आई वॉज नॉट इंटरेक्टिंग विद हिम डायरेक्टली, क्योंकि वो अलग विंग चैनल था, हमारा अलग था, हम हिंदी वाले में थे। तो मैंने उनको मैंने मेल लिखा और मैंने कहा कि ये स्टोरी नहीं जानी चाहिए ऐसे, जिससे कि किसी की आइडेंटिटी रिवील हो, बिकॉज ये मेरी एब्सेंस में जा रही है, मेरी मौजूदगी में नहीं जा रही है। स्टोरी पूरी मैंने बनाई थी। तो उन्होंने पूरे स्क्रीन को ब्लर किया। अच्छा। पूरी स्क्रीन ब्लर गई थी। अच्छा। आप खुद इतने चैनल्स में काम कर चुके हैं, इतने बड़े ओहदों पे आप रहे हैं, आप खुद जानते हैं कि पूरी स्क्रीन ब्लर करके कोई स्टोरी चलाने का मतलब क्या है। आपको अगर रहने दो, मत चलाओ स्टोरी को। उसमें सिर्फ नीचे लाइनों में लिखी हुई थी उनकी बातचीत। तब 55 TRP आई थी उसकी। अच्छा। क्यों? क्योंकि लोग उसके बारे में जानना समझना चाहते हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अभी लिखा है, ऐसा तो नहीं कि कुंठा है लोगों के मन में, जानने समझने से कहीं ज्यादा अपने कुंठा का एक्सप्रेशन कहीं और देखते हैं, तो इसलिए मच पॉसिबल ये है। आप कुछ भी ऐसा रिलेटेड टॉपिक जिसके जहन में वो आया और उसको थोड़ा सा नॉक किया तो वो जाएगा। आजकल मैं देखता हूँ क्या ना कि
आपने वाइफ स्वैपिंग लिखा है इस पे, जो यूट्यूब पे या डिजिटल पे की दुनिया पे कुछ भी ऐसा जिसको टिटिलेटिंग कह लीजिए, थोड़ा सा स्पाइसी है, जिसमें दूसरे के प्राइवेसी के अंदर घुस के झांकने का मौका मिल रहा है, जिसको कहीं ना कहीं आपके फिजिकल स्ट्रेंथ या कह लीजिए प्लेजर से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ है, लोग इंटरनेट पे डिजिटल पे एक्सेसिबल भी है, उपलब्ध है, आसानी से मिल जाता है, उसको देखने वाले लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है, वो देख के लगता है कि वाकई हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, जिसको कहते हैं ना कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोग, हाँ, उसकी संख्या कहीं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सब कुछ करना चाहते हैं, ऊपर से शरीफ बने रहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, शरीफ क्यों बने रहते हैं? मैं कहती हूँ आप ट्रांसपेरेंट रहिए ना, आप सच नहीं बोल सकते। नहीं, ये तो सिर्फ ये अपने बच्चों को नहीं, अपने बच्चों को इतने आइडियल पेरेंट्स है, पता है आपको? अच्छा, एक बात बताइए विनीता, ये वाइफ स्वैपिंग की कहानी है, इसमें एक आदमी की वाइफ दूसरे की वाइफ फॉर अ मोमेंट थोड़ी देर के लिए बन जाती है, फिर सब कुछ वैसा ही होता है जैसे मियाँ और बीवी के बीच में होता है। कभी किसी औरत ने आपको बताया, किसी महिला ने बताया कि इस तरह करते करते मैं प्रेग्नेंट हो गई थी सामने वाले से? नहीं, ऐसा तो नहीं बताया उन्होंने। जितना थोड़ा बहुत मुझे याद है, ये लोग बड़ा ख्याल रखते हैं इन सब बातों का। अच्छा, क्योंकि फिर मैं कहूँगी कि खानदानी लोग हैं ये। अच्छा, खानदानी हाँ, तो दूसरे के बच्चे को तो नहीं ऑन करेंगे, इसलिए तो मैंने पूछा। दूसरे का बच्चा ऑन नहीं जब करेंगे। आप किसी के साथ इस तरह से इंटीमेट होते हो तो पूरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो वो नहीं, उस तरह का कोई केस आपके सामने नहीं आया। दूसरा एक चीज़ और बताइए कि इस तरह में कई बार क्या होता है, हर इंसान की प्रवृत्ति, उसका टेम्परामेंट और हर मोमेंट के हिसाब से बदला हुआ होता है। हो सकता है कोई सामने से दिखने वाला शरीफ सा आदमी पर्दे के पीछे उस टाइम पर उतना हो सकता है वायलेंट होता हो, या कोई सामने से इस तरह का कभी किसी महिला ने शिकायत की कि मैं जब गई तो मेरे साथ सामने वाले ने इतने बुरी तरीके से बर्ताव किया कि आई गॉट स्कैर्ड, और फिर उसके बाद जब कोई, जैसे आप पार्टी अरेंजर के तौर पे मिल रही थी, तो कुछ कहा हो कि देखो इस तरह का आदमी नहीं होना चाहिए, आएगी वो अगर हुआ तो फिर मैं आपको बाद में ये करूंगी वो करूंगी, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस? बेसिकली आप कह रहे हैं कि उसका बहुत फिजिकल टॉर्चर ना हो जहाँ जिस पर। बिल्कुल बेसिकली इसमें ये लोग क्योंकि हस्बैंड इनिशिएट करता है, हस्बैंड मिलता है, फैमिली से बात करता है, सारी चीज़ें जब मैं बात कर रही थी उनसे, तो वो यही बता रहे थे, हस्बैंड ने ही ये बताया कि कैसे कैसे लोगों से मिलना है। हर जगह हस्बैंड ने ही बात की, वाइफ चुप थी। अच्छा, हर जगह हस्बैंड ने बात की? हस्बैंड ने बात की, अच्छा। वाइफ चुप थी। क्योंकि हम तो क्लब ऑर्गेनाइजर थे ना, तो हम ये पूछ रहे थे कि भाई आप किस तरह के लोगों से मिलना चाहते हो, तो हस्बैंड ही बताते थे। अच्छा, वाइफ कभी, वाइफ ने प्रेफरेंस जाहिर नहीं की? नहीं, जो रोहतक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे वो तो 55 साल के आसपास के थे, 55 के थे, और उनकी वाइफ? उनकी वाइफ 53 थी, ऐसा था। अच्छा। और वो तो उनकी तो परिस्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत ही ख़राब थी, मैं क्या बताऊँ। किस तरह से खराब? फाइनेंशियली खराब थी या? नहीं, फाइनेंशियली तो बिल्कुल ख़राब नहीं थी, मानसिकता से बड़ी गंदी थी। अच्छा, वेरी डर्टी। किस तरह का, अगर आप बताना चाहेंगी तो? अजीब सी फैंटेसीज में जीते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, नॉर्मल से अबनॉर्मल सिचुएशन में जाते हैं। अच्छा। हालांकि मेरे इस किताब में प्रकाश कोठारी का इंटरव्यू है, अच्छा। वो इसको थोड़ा अलग तरह से बताएंगे चीज़ों को। अच्छा। जाहिर सी बात है, वो डॉक्टर है, नहीं, उसके तो मैं एक आम समाज की लड़की हूँ, मैं इसे अच्छा नहीं मानती हूँ। अच्छा। मेरी नज़र में ये घिन्नता है, अच्छा। गंदगी है, दलदल है, बदबू आती है इससे। उसमें वो व्यक्ति कह रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो चाहता है अपनी पत्नी को किसी के साथ देखना, एंड ही वांट्स टू वॉच इट। अच्छा। कैन यू जस्ट इमेजिन? ऐसे लोग हैं। और ये तो शादी क्यों कर रहे हैं? छोड़ दो ना, फिर चले जाओ, जो करना है वो करो, डिवोर्स दे दो। यही बड़ी प्रॉब्लम है। हम एक ऐसे समाज में हैं जहां पर हमारे ऊपर कल्चर का ऐसा बोझ है जिसके अंदर अलग अलग मानसिकता पल रही है, और जो अपनी अपनी तरह से एक नए रास्ते ढूंढती हैं उसकी कुंठा को निकालने के, और उसमें वो और गलत हो जाते हैं। अब ट्रांसपेरेंट रहो ना, क्लियर रहो, ओपन रहो, जो करना है करो, डिवोर्स दे दो, 10 लोगों के साथ में घूमो, जाओ, पेड करो, कुछ भी करो। वही खानदानी लोगों वाली बात कहाँ से बचेगी उसमें? हाँ, फिर वो तो टैग आ जाएगा ना। अगर जैसे ही फिर तो वो आवारा लड़का हो गया, डिवोर्स दे दिया, गंदा लड़का हो गया। अगर डिवोर्स दिया तो दैट मींस कि कुछ नॉर्मल नहीं था। जो नॉर्मल लीग से चलने वाली बात थी वो नहीं होगी। डिवोर्स दिया तो नॉर्मल नहीं था, उनकी नजर में ये एबनॉर्मल है और ये नॉर्मल है, जो इतना गंदा है। मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती, मैं क्यों करूंगी जस्टिफाई? लेकिन हैरानी मुझे इस बात को लेकर हो रही कि ये गांव की कहानी आप लेके आई हैं, इसमें आपने राजस्थान का भी जिक्र किया, अलवर की बात की तो राजस्थान हो गया, बहुत हरियाणा के गांव हैं, दिल्ली की बात है, बॉम्बे की बात है, नोएडा, गुड़गांव, ये तो चलो मेट्रो सिटीज हैं, हल्द्वानी है, और इसको इनकम स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इनकम से नहीं। मेरठ वाला कपल भी बड़ा गजब था। क्या था मेरठ वाली कहानी? क्या थी? वो जो महिला आई थी, मतलब
उसने साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी जैसे किचन में रोटी बनाते हैं ना हम महिलाएं, जो आमतौर पर बड़ी अन्नपूर्णा औरत जो दिखाई देती है, जो साड़ी ऐसे पल्लू साइड में लगा करके और थोड़ी ढीली चोटी, तो उसने आके बताया भी कि हम जल्दी जल्दी आपसे मिलने के लिए आ गए। अच्छा। ये कैंट एरिया में हमसे मिले थे, मेरठ के, और हम जल्दी जल्दी आपसे मिलने के लिए आ गए। तो ऐसे बैठ के जब वो बात कर रहे थे तो अचानक से उन्होंने ये बोला, इसमें कैमरा तो नहीं है? मेरे पर्स में कैमरा था। तो मैं एकदम से हिल गई, मुझे लगा ये तो फंस ना जाए हम, तो हमें एक्टिंग करने की आदत हो ही जाती है स्टिंग में। तो मैंने कहा अरे आप ये क्या कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सा एक्ट किया इस तरह से कि हम इनसे बात ही नहीं करनी है, कैसे हमें इनके ये हमें रिकॉर्ड तो नहीं करने आगे। मैं उल्टा उनके ऊपर मैंने ब्लेम करना शुरू करते। तो बोले अरे सॉरी एक्चुअली क्या है कि किसी ने हमें शूट किया था, ऐसे कोई आ गए थे। तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने अपने लिए नहीं जिक्र किया, उन्होंने टीवी का जिक्र किया। एक बार उस वक्त में जी न्यूज़ पर एक खबर आई थी, बहुत पहले, वो अर्बन एरिया की थी। तो कहते उनका हमने देखा था, तो कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, ऐसा बोल रहे थे वो। अच्छा। तो जब वो महिला ने बात करना शुरू किया, उसकी मतलब उसने बिल्कुल मेरे सारे भ्रम तोड़ डाले। अच्छा, इस तरह के भ्रम? भ्रम ये कि जो मुझे देखने में अन्नपूर्णा लग रही थी वो कहीं और ही शतक मार रही हैं। अच्छा। उफ, मतलब मैंने बोला, मैं जब इस स्टोरी को कर चुकी थी ना, मैंने अपने बॉस को बोला मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, मैं जहनी तौर पे बीमार होने लगी हूँ इन लोगों से मिलके। मेरा समाज से, आप सोचिए एक 25 साल की लड़की जब इस तरह का शूट कर रही है तो वो उसका तो मैरिज एसोसिएशन से विश्वास ही उठ जाएगा। वो सोचे कि ये किस तरह के लोग हैं, शादी करके भी गंदगी करते रहते हैं। मेरे को तो बिल्कुल शॉक हो गया था कि ये कैसे लोग हैं, शादीशुदा हैं, ये टिपिकल हस्बैंड वाइफ है, मम्मी पापा हैं, किसी के बेटा बहू हैं, किसी के बेटी दामाद हैं। ये कौन लोग हैं ये, उसके बाद भी सब कुछ, क्या मतलब है? आपको पता है जितनी देर से हम लोग ये बात कर रहे हैं पॉडकास्ट में, आपने 2 बार 3 बार ये कहा कि उस वक्त में 25 साल की थी, 25 साल की। हाँ। मैं आपको बता सकता हूँ, इस जो पॉडकास्ट इसके कमेंट बॉक्स में आ जाएगा, लोग एज कैलकुलेट कर रहे हैं। कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये 20 साल पहले 25 की थी तो अब ये 45 की होंगी। बिल्कुल तो सही। चूंकि मैंने एज का इसलिए ऐसे कैलकुलेट किया, आप उस टाइम पे 25 साल की थी। और ये जो कहानी है अदला बदली की, इसमें किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा थे? क्या 35? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 45, 50? क्योंकि तब मैं 25 की थी, तो मुझे इनकी बातें उस तरह से मैंने जो सोची वो मैंने लिखी। राइट। आज मैं अगर 40s में हूँ तो उस वाली सिचुएशन में मैं ये सोच रही हूँ कि ये लोग तब जब जिक्र करते थे इन बातों का, तब ये लोग 40s के थे, 50s के थे। तो ये लोग कौन है? ये जब शादी हो जाती है, शादी के कुछ सालों के बाद में पति पत्नी में वो प्यार नहीं रहता, वो प्यार नहीं है इनके बीच में। अब इनको प्यार, अगर रिश्ता रखना भी है कंटिन्यू, और वो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन खत्म हो गया है, तो इनको कोई और चाहिए। मोनोटोनी जिसको कहते हैं, मोनोटनी हो गई है इनकी लाइफ में। अब इनको उसको ब्रेक करना है। तो अब ये बाहर किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाएंगे तो इनकी इज्जत खराब हो जाएगी, वो ये करेंगे नहीं। लेकिन इनको जीवन के अंदर अपने तमाम वो भी चाहिए चीजें। तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग क्या करते हैं, ये दूसरे की अच्छे परिवार की पत्नी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी पत्नी को भी समझा देते हैं कि तुम्हें भी खुशी मिलेगी, मुझे भी खुशी मिलेगी। अब एक बात बताइए, आपने ये स्टोरी की तब आपकी उम्र 25-25 साल की थी, अब 20 साल इसको गुजर गए। आज अगर आप ये स्टोरी कर रही होती तो आपके साइकी को ये कैसे हिट करता? क्या उस तरह से करता? सेम करता। मेरे विचार उम्र के साथ में संस्कार में बदलाव दे देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्या होता है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक एज के सर्टेन पड़ाव पे आपकी जो इंटेंसिटी होती है किसी चीज पे रिएक्ट करने की, अलग अलग बदलते टाइम के साथ बदलती अलग होती है। इसलिए मैंने पूछा। हाँ, एक चीज है, देखिए मैं इसको एक तरह से देखती हूँ, मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देती हूँ। क्या है कि ये लोग एक वक्त के बाद में अपने लिए कुछ और चाह रहे हैं, बायोलॉजिकल है, नो प्रॉब्लम, आप चाह सकते हैं। लेकिन आप, मेरा ये मानना है, मैं एक पर्सनल तौर पे अगर कोई मुझसे पूछे तो आप झूठ मत रखिए, आप उसमें पत्नी को शामिल मत कीजिए। आपको किसी से अट्रैक्शन है, किसी का रिलेशनशिप है, अपनी पत्नी को भी सच बताइए। उस रिश्ते में रहना है नहीं रहना, आप दोनों की मर्जी है, दोनों की मर्जी में रह सकते हैं तो आप रह रहे हैं। लेकिन मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, समाज में ना साफ होना चाहिए थोड़ी ये परिस्थिति। आप उसको निचोड़ आपस में रायता नहीं बनाएंगे, वो चीज़ नहीं करेंगे आप कि आपको कुछ और चाहिए तो आपने मैनिपुलेट किया अपनी बीवी को और बीवी को भी ले गए उसमें शामिल कर लिया। एक मिनट के लिए बीवी की भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है, चलिए मान लिया। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद ये कि आप दूसरे किसी कपल के साथ में, अब कुछ ऐसी मूवीज़ हैं, हॉलीवुड में भी ऐसी मूवीज़ रही हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी,
मैं उसका नाम भूल रही हूँ, बल्कि जो दर्शक आपकी इसे किताब में है, ये किताब पे पढ़ने हाँ, पे बहुत सारे इस तरह की हाँ, तो दर्शकों को याद होगी, दैट इज़ अ वेरी वेरी फेमस मूवी, और बहुत बड़े एक्टर्स हैं उसमें जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया था। तो एक व्यक्ति सडनली जा करके एक आदमी को बार में बोलता है कि आई वॉन्ट योर वाइफ फॉर अ नाइट, और मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो कहते हैं हाउ डे यू, ये तुम कैसे कर सकते हो, ये कैसे कह दिया तुमने। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आई एम गिविंग यू टाइम, यू गो एंड थिंक ऑफ इट एंड लेट मी नो बैक। तो फिर उसके बाद में वो दोनों पति पत्नी जा करके सो जाते हैं। अब वो दोनों को नींद नहीं आ रही है। पत्नी सोच रही है क्या ये मुझे पैसे के लिए उसके पास भेज देगा, वो सोच रहा है कि इतने पैसे मिलेंगे क्या करें। तो दोनों सडनली एक ही टाइम पर एक दूसरी तरफ टर्न करते हैं, और वो कहती है डोंट टेल मी कि आप मुझे भेजने वाले हैं उसके पास। तो वो दोनों थोड़ा सा उसमें जाते हैं, लेकिन वो भेजता है। अच्छा, वो भेजता है, ग्रीड। लेकिन वो भेजता है। उस फिल्म में ये दिखाया गया है कि वो जाती है और वो मिलकर आती है। अच्छा, लेकिन उस बीच में क्या होता है वो उसमें उस सीन में मेंशन नहीं होता है। अच्छा, वो वापस आती है, उसके बाद पति पत्नी के रिश्ते खराब हो जाते हैं। रिश्ते बिल्कुल तबाह, उनका रिश्ता बिल्कुल खराब रहा ही नहीं वैसा पहले जैसा। रिश्ता एक बहुत खूबसूरत चीज है। अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ सेम पिच पर रिश्ता नहीं निभा पा रहे हैं, इसमें भी तो तो होता साथ होगा। नहीं मान रहना लीजिए चाहिए ना। जो आपको कपल्स मिले वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होने के बाद ऐसा होता होगा कि फिर लड़ाइयाँ होती होंगी जबरदस्त, फिर खटपट होती होगी, फिर मजबूरी में दोनों आ भी जाते होंगे, होती होगी। बिल्कुल लड़ाई होती है, क्यों नहीं होती है। एक औरत कैसे मान जाएगी आसानी से, लेकिन जब वो मान जाती है और इसमें शामिल हो जाती है तो वो कहीं नहीं बोल सकती। सोचे कितनी कुड़ कुड़ के मरती होगी। आज भी समाज में जब आप और बात कर रहे हैं, न जाने कितने कपल्स इसमें इन्वॉल्व हैं प्लेजर के लिए, और प्लेजर के साथ कई लोग बेवजह उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। कई इतनी स्टोरीज आपने सुनी होंगी कि एक आदमी अपनी पत्नी को उसके पास भेज देता है क्योंकि उसका बॉस है वो, ये सब चीजें। हमेशा औरत ही क्यों उस कैटेगरी में आ रही है, मेरा अब एक सवाल बात ये है। आप आपने जो बात की ना उसी पे मैं जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा, घर बार औरत ही क्यों? टाइम बदला, आपकी जो वाइफ स्वैपिंग की स्टोरी है, ये कहीं हस्बैंड स्वैपिंग वाली भी कहानी तो नहीं आपने सुनी हो? और अब मैंने सुनी। अच्छा, हाँ, अभी 2 दिन पहले मुझे किसने बोला कि वाइफ स्वैपिंग तो होती थी। अब किस जमाने में जी रही हो? अब हाँ, जमाना मैं किस बदल जमाने में जी रही हूँ। हाँ। मैं शायद थोड़ी ऑर्थोडॉक्स हो गई हूँ। मैं किस जमाने में जी रही हूँ? उन्होंने बोला हस्बैंड स्वैपिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, या हस्बैंड स्वैपिंग। तो आपको अगला स्ट्रीम उस पे करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, ये जो नाम दे रहे हैं हस्बैंड स्वैपिंग, वाइफ ही स्वैप होगी उसमें भी, ऑब्वियसली ये तय है। ये ना तो हस्बैंड की स्वैपिंग है ना वाइफ, ये रिलेशनशिप की मत का कत्ल मैं इसे कह सकता हूँ कि आप मर्डर कर रहे हैं उस ट्रस्ट और उस बिलीफ और उस इंस्टीट्यूशन को जिसका नाम मैरिज है। फिर शादी मत करिए, फिर शादी मत करिए। क्यों रह रहे हैं शादी में फिर? और या ये जो गिल्ट है ना कि अगर पैसा दे के मैं किसी के साथ ये काम करने के लिए जा तो दैट इज नॉट गुड, उस गिल्ट को दिमाग से निकाल लो। जब प्लेजर ही आपको लेना है तो ले लो, उसके लिए एक रिश्ता जिसकी परिभाषा कुछ और है उसको क्यों खत्म करने पे तुले हुए आप उस एक मैरिज इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल उसको कलंकित मत करिए। उसकी जो ब्यूटी है ना उसे रहने दीजिए, उतनी सी बात है। अब इसमें तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, सवाल हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इस टॉपिक पर कभी किसी ने लिखा नहीं, तो ये लड़की ने लिखा। नहीं विनीता बहन, तो एक बार जब इसको उठाया तो मैं पूरा ही ये किताब पढ़ गया, यहाँ से लेकर वहाँ तक। इसलिए नहीं कि ये किताब आपने लिखी, मैं आपको जानता हूँ इसलिए मुझे पढ़ लेनी चाहिए, इसलिए पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि ये किसी एक कपल की स्टोरी नहीं है, ये हमारे समाज की स्टोरी, हमारी सोसाइटी की स्टोरी, उसकी सोच की स्टोरी है। तो ये एक तरह से अपने आप को झकझोरती है अंदर से। जब आप पढ़ते हो तो सोचते यार गांव देहात में हम समझते हैं बड़े सुचिता वाले लोग हैं, इस तरह का नहीं होता है। वहाँ हो सकता है तो शहर में कौन सा अजूबा हो रहा है। आपको झटका लग रहा है, मुझे लग रहा है गाँव का सुन के, पर जो गाँव वाले वो कह रहे तो क्या हुआ, कौन सी नई बात है, ऐसा तो होता ही है। चलिए विनीता, हमारी और आपकी ये बातचीत बड़ी अच्छी रही, और मैं चाहूँगा कि ये आपकी पहली किताब है, इसका सिलसिला हो। पहली किताब लिखी तो फिर दूसरी भी आए, तीसरी भी आए, चौथी भी आए, और हमारे पास किताब से इतर भी मुद्दे हों, बातें हों जिस पे हम और आप इस तरह मिले और पॉडकास्ट में बातें करें और अपने अनुभव, बेसिकली बातें हम और आप जब बात करते हैं कोई भी इंसान, जैसे 20 साल पहले की स्टोरी, तो ये एक अनुभव है जो कितने सालों का है, उसको आप शेयर करते हैं। सच है।
उसको आप शेयर करते हो दूसरों के साथ, तो जो कोई भी इसे सुनता मैंने है इसमें सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट को एज इट इज लिखा है, अनुभव, मैंने कुछ नहीं किया है आप इसमें। इसे ये भूल जाओ हाँ। कि रिपोर्टाज है, कहानी, हाँ। ये अनुभव है, ये आपकी जीवन यात्रा का, आपके लाइफ का एक सर्टेन पीरियड की कुछ कहानियां, कुछ घटनाक्रम थे जिसको एक दस्तावेज में करके दे दिया है कि ये देख लीजिए, मैं उस दौर में हमने ये अनुभव किया था, और ये सही कहानी पे लिखी हुई, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ना ही कोई इस तरह से कि कपोल कल्पना और जो फिक्शन होता है वो फिक्शन भी नहीं है, 100% रियल कहानियां हैं। तो इसीलिए इस तरह की कहानियों का बाहर निकल के आना भी ज़रूरी है, ताकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं होगा जो समझता होगा कि सोसाइटी में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या ये भी हो सकता है कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद अगर इस तरह का काम करने वाले अगर 2-4 लोगों ने भी ये अगर छोड़ दिया तो समझ लीजिए वो आपके जीवन की उपलब्धि है, आपका हासिल है इस किताब में। थैंक यू सो मच, ऐसा हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बच्चे भी नहीं जानते हैं इनके कि वो शॉपिंग करते हैं। राइट, तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, Thank you so और much. हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आपकी किताब ये लगातार बेस्टसेलर बनी रहे लंबे लंबे टाइम तक के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भारत एक्सप्रेस पर आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, और एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे भारत एक्सप्रेस को, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें अगली बार भी किसी और अच्छे मेहमान को जब हम आपके पास लेके आएंगे तो उनकी बातचीत भी हम आप तक पहुंचाएंगे, और मेहनत करने में हमारा जोश, हमारा उत्साह दोगुना होकर काम करेगा। तो हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और कमेंट बॉक्स में अच्छा बुरा जो भी लिखना है ज़रूर लिखिएगा।